ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर हो चाहे एक हॉलो स्फीयर हो, दोनों की ही जो फील्ड आती है आउटसाइड पॉइंट्स पर, ठीक है, वो के क्यू बाय आर स्क्वायर आती है। ये बात ध्यान में रखना। पॉइंट चार्ज की भी इतनी आती है। जैसे पॉइंट चार्ज अगर तुम उठाओगे और उसकी आर दूरी पर अगर तुम फील्ड अगर देखोगे, ठीक है क्या, तो उसकी फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है, और कितनी होगी वो, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगी। ठीक है बात ऐसा। अच्छा, अब अपने को देखना है कि भाई गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे अपने पास एक हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर के आजू बाजू ये ऐसा बाहर की तरफ जो पूरा चार्ज रहेगा ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है क्या ऐसा। अच्छा, इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि क्यू चार्ज, हम लोगों ने टोटल क्यू चार्ज बाहर की सरफेस पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। समझ गए क्या। अच्छा, तो हम लोग एक स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ वाला जो टॉपिक है जो अभी इस पूरे वीडियो में अभी कवर किया जाएगा, उसमें बेसिकली तुम क्या करने वाले हो, तुम जो फील्ड निकालोगे उसमें एक हमेशा एक इमेजिनरी एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे। ठीक है क्या, और उस गॉसियन सरफेस पर तुम एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यही हम लोग करने वाले हैं बार बार रिपीटेडली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो गॉस लॉ है ये है क्या, कहता क्या है ये, कि एक सरफेस अगर मैंने अगर उठाई है, उसमें अगर मैं ये इंटीग्रल अगर कैलकुलेट अगर करता हूँ, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, क्लोज वाला सिंबल इसीलिए लगाया है बिकॉज पूरी सरफेस के लिए मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है क्या, वो क्या होगा, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसा। ठीक है क्या, वैक्यूम में ये एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अगर एक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं के है, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है के, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। बस इस बात का अपने को ध्यान रखना है। खैर, वैक्यूम में अभी हम लोग अगर कंसिडर करें, ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड एक गॉसियन सरफेस कैसा ऐसे ही इमेजिन कर लेता हूँ, ये ऐसा। ठीक है क्या? ये ऐसा एक स्फीयर, ठीक है क्या, रेडियस स्मॉल आर का मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है बात, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा, ये मान लेते हैं स्मॉल आर का। मैंने एक स्फीयर कंसिडर किया जिसका सेंटर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, स्फीयर के ही सेंटर पर है। क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो वो हमने मान लेते हैं जो अपनी चार्ज डेंसिटी है वो मेरे को दे रखी है, क्यू चार्ज नहीं दे रखा है। मान लेते हैं मेरे को सिग्मा मेरी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा स्टैंड्स फॉर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इनफैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस तुम क्या कहोगे, एरियल चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया वो मेरे को दिया हुआ है सिग्मा। तो चार्ज मैं कैसे लिख सकता हूँ, चार्ज ऑन दिस यूनिफॉर्म, चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल शेल, वो मैं कितना बता सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऐसा। ठीक है ऐसा। ठीक है, ये मेरा चार्ज हो जाएगा इस शेल पर जो है। ठीक है बात। अच्छा, अब इस इमेजिनरी सरफेस के थ्रू जितना ये मेरा इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ना, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, गॉसियन सरफेस विल ऑलवेज बी क्लोज सरफेस। ठीक है ऐसा। और सिमेट्रिकल होना उसका बहुत ज़रूरी है, तभी कैसा वो इंटीग्रल हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे इस केस के जरिए जो मैं इंटीग्रल वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छे से कि सिमेट्री का कैसे इस्तेमाल होता है उस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने में। ठीक है क्या। अच्छा, तो बाय गॉस थ्योरम हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि भाई, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हम लोगों को बाय गॉस थ्योरम ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है ना, कि जो फ्लक्स होता है दैट इज व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या ऐसा। अच्छा, है ना, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है, मान लेते हैं एक पॉइंट पी पर जो कि लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस गॉसियन सरफेस पर, ठीक है क्या, एक छोटा सा एक स्मॉल एरिया कैसा कंसीडर करता हूँ, ये ऐसा एक बहुत ही छोटा सा एक स्मॉल एरिया कैसा कंसीडर करता हूँ, एक इन्फाइनेटली स्मॉल एरिया मैं कंसीडर करता हूँ ds का। ठीक है ना, और उसी एरिया उसी पॉइंट के अराउंड मैंने वो ds एरिया कंसीडर किया है। ठीक है के बाद। अच्छा, अब जो ये फ्लक्स है वो उस छोटे से एरिया के थ्रू मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, है ना, और स्फीयर्स कैसा कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर तो एक ही है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हर पॉइंट पर, उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड समान रहेगा, ठीक है क्या? यहाँ भी इसका मतलब गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर भी उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ई। यहाँ भी उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ई, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पूरा मामला सिमेट्रिकल है ना, एकदम बढ़िया। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि पूरा पॉजिटिव चार्ज है, जो चार्ज है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए द डायरेक्शन ऑफ ई विल बी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है, जैसे इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन अगर देखनी है, तो मैं सेंटर से ऐसा इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा बढ़िया से, और इसी लाइन के अलोंग ही ई वाली डायरेक्शन में बना दूंगा। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने कहा उसको वापस से समराइज करूँ। सिमेट्री की वजह से देखो क्या क्या फायदे हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस हैज सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है बात, सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के समान इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन कैसी है, बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का और नॉर्मल, ठीक है क्या, टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, है ना, ये जो डीएस है ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी, अपन जो एरिया वेक्टर लेते हैं फ्लक्स के लिए, वो कैसा लेते हैं हमेशा। एरिया वेक्टर का, जैसे अगर मान लेते हैं कोई सरफेस है मेरे पास, उस पर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया डीएस वाला, तो उसका मैग्नीट्यूड एरिया का मैं क्या लूंगा, जितना उसका एक्चुअल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो लूंगा, और उसकी डायरेक्शन कैसे लूंगा, हमेशा आउटवर्ड लूंगा। समझ गए? जिस तरफ सरफेस है ना, जिस तरफ बॉडी है उसके दूसरी तरफ, जैसे इस तरफ बॉडी है तो उसकी दूसरी तरफ ऐसा 90 डिग्री पर ऐसा, समझ गए ऐसा? ठीक है। अच्छा, अभी वो जो डीएस है उसका जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी तुम्हारे पास, रेडियली आउटवर्ड ऐसा। यहाँ देखो 90 डिग्रीज पर रहेगा वो। से ये अगर मेरी गॉसियन सरफेस है, लेट दिस बी माय गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पर जो छोटा सा इन्फिनिटली स्मॉल जो मैंने डीएस एरिया कंसिडर किया है, ये डीएस एरिया जो मैंने कंसिडर किया है, ये कैसा होगा, ये रेडियस के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा ऐसा। ठीक है बात, जो जो थीटा बनता है, यहाँ देखो इंटीग्रल है ना ई डॉट डी एस। ठीक है बात, ये डॉट प्रोडक्ट जो है, इसमें जो कॉस थीटा बनेगा, समझेगा, फ्लक्स को अपन कैसे लिखते हैं ऐसे, क्योंकि ये चीज क्या है अपने पास, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना, और ये क्या ठहरा मेरे पास, एरिया। समझ गए? तो इससे मेरे को टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मिल जाती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मिल जाती है। ठीक है बात। अच्छा, तो यहाँ देखो उस डॉट प्रोडक्ट को जब तुम इवेलुएट करने जाओगे तो वो चीज कितनी आएगी, देखो ई डी एस कॉस थीटा। समझ आएगा? यानी ई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझ आएगा, जो भी होगी, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगी, और डीएस भी तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड है। ये चीज एक्चुअल में प्रूव की जा सकती है कि एक स्फीयर में किसी भी एक पॉइंट पर जब तुम नॉर्मल बनाते हो तो वो अलोंग द रेडियस वेक्टर ही होता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है क्या? तो दोनों ही के दोनों पैरेलल हैं तुम्हारे पास, दोनों के ही दोनों डीएस एंड ई, दे आर बोथ पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, डीएस एंड ई बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है बात, इस बात का ध्यान रखोगे। देयरफॉर एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जो ई फील्ड वेक्टर और जो डीएस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा तुम्हारे पास, 0 डिग्री। यानी ये चीज मेरे पास कितनी हो जाती है, कॉस ऑफ 0 डिग्री, और ये फिर मेरे पास हो जाएगा 1। अच्छा, अभी मुझे ये चीज पता है इंटीग्रेशन के बेसिक नियमों से कि मैं इस फील्ड वाला, ये वाला जो मेरे पास वेरिएबल है, इसको मैं कैसा इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल सकता हूँ, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है क्या? तो उसको कैसा मैं बाहर ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बच गया देखो मेरे पास, डीएस ऐसा। ठीक है क्या? वो लूप का मतलब क्या हो गया कि सारे ये जितने भी एरिया हैं छोटे छोटे, ये जितने भी एरिया है डीएस डीएस डीएस, ये ऐसा जितने भी छोटे छोटे एरिया है, जितने भी छोटे छोटे एरिया है, इस सब का समेशन आप करो अलोंग द सरफेस, पूरा अलोंग द सरफेस जितने भी आपको छोटे छोटे डीएस वाले एरिया मिल रहे हैं, सब का समेशन करो। इंटीग्रेशन सिंबल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट समेशन, इनफाइनाइट समेशन, ठीक है, ऑफ ऑल द इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल एरियाज। ठीक है बात, एरियाज मतलब कौन कौन से छोटे छोटे एरिया, जैसे ये DS1 हो गया, ये DS2 हो गया, DS3 हो गया। डी वाला जो सामने सिंबल लगा है वो ये बताता है लिमिट s टेंड्स टू 0 ऐसा। ठीक है, मतलब बहुत ही इन्फाइनाइटली स्मॉल छोटा एरिया मैंने कंसिडर किया है। इस तरह के सारे छोटे एरियाज का जब समेशन अपन कर लेंगे तो वो चीज की वैल्यू मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है ना। एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आता है, 4πr² ऐसा। ठीक है बात, ये आ गया। तो ये मेरे पास फ्लक्स आ चुका है, क्लियर है क्या?
यहाँ पर देखो सिमेट्री की वजह से तुम्हारे पास एक तो तुमको थीटा जीरो मिला ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, क्या क्या देखो फायदे हुए। सबसे पहला फायदा हुआ थीटा तुमको 0 डिग्री मिला, और दूसरा ई वॉज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस। ये मेरे को दूसरा फायदा मिला। ठीक है बात ऐसा, ये मेरे को दूसरा फायदा मिला। अच्छा, अभी फ्लक्स तो मेरे पास आ चुका है। इस चीज को अब कैसे मैं इवेलुएट कर सकता हूँ, ये आसानी से इसीलिए इवेलुएट हुआ बिकॉज अपन ने गॉसियन सरफेस सिमेट्री चुनी थी, सिमेट्रिकल चुनी थी। तो यहाँ तुम देख सकते हो सिमेट्री का कितना अच्छा फायदा है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैं गॉसियन सरफेस अनसिमेट्रिकल चुनता तो गॉस लॉ इनवैलिड हो जाता है, या फिर गॉस लॉ तो फिर सिमेट्रिकल सिचुएशंस में ही वैलिड होता है। एक्चुअल में गॉस लॉ को सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में कैलकुलेट किया जा सकता है, वो यूजफुल सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में ही है, वरना उसी इंटीग्रल को कैलकुलेट करने में ही अपन चूक जाते। तुम ये सोचो अगर रैंडम अगर एंगल्स अगर होते, यहाँ जैसे थीटा तुम्हारे पास 0 डिग्री था करके वो इवेलुएट हो गया, हर पॉइंट पर थीटा तुमको 0 डिग्री मिलेगा। जैसे यहाँ पर ई ऐसा है तो यहाँ पर ये जो छोटा सा डीएस एरिया है, ये डीएस ई के ही डायरेक्शन में तुमको मिलेगा। हर पॉइंट पर तुम्हारे साथ यही सिचुएशन होगी, ये ई है और ये तुम्हारा डीएस है, समझ गए। ऐसा हर पॉइंट पर तुमको वही सेम सिचुएशन मिलेगी। डीएस का जो एरिया वेक्टर जो हम लोग कंसिडर करते हैं रेडियली आउटवर्ड कंसिडर करते हैं फ्लक्स की कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है बात। तो हर पॉइंट पर तुमको वो जो ई और डीएस का जो एंगल है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री ही मिलेगा ऐसा। तो इसीलिए ये जो फ्लक्स है नेट फ्लक्स, ठीक है, थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये अपने पास है ना, ये वाली चीज अपने पास इतनी आ पाई है। ठीक है क्या। अच्छा, अब बस अपने को गॉस लॉ लगाना है। ठीक है क्या, फटाफट, है ना। गॉस लॉ अगर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, 1 मिनट रुकोगे जरा। ठीक है।
ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को सिमेट्री की मदद से, है ना, हम लोगों ने जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है, उस गॉसियन सरफेस के थ्रू उस चीज़ को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। अब उस फ्लक्स को तुम कैसे इवेलुएट कर सकते हो, उस फ्लक्स को किसके बराबर तुम कर सकते हो, है ना, ई टाइम्स 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इस चीज़ को नेट इनक्लोज चार्ज, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखा जा सकता है ऐसा। ठीक है क्या बात, है ना, यही तो गॉस लॉ है कि नहीं। तो जो नेट इनक्लोज चार्ज है हम लोगों के पास, अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी तो दी हुई थी, तो मल्टीप्लाइड बाय एरिया अगर हम लोग कर लें तो अपने पास नेट चार्ज इनक्लोज्ड, है ना, यानी कि उस स्फीयर की सरफेस पर जो चार्ज है उस चीज़ को अपन पा लेंगे, और उसको इक्वेट अगर मैं करता हूँ 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, तो उससे मुझे फील्ड भी मिल जाएगी। फिर फील्ड कितनी आ जाएगी देखो अपने पास, फील्ड अपने पास आ जाती है अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये आर स्क्वायर होगा। गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस के अलोंग वो इंटीग्रल इवेलुएट हुआ है ना, ठीक है क्या। तो यहाँ पर ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन तुम कर लोगे, ठीक है क्या। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस का जो एरिया है उसको अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है क्या। ये थोड़ा सा मैं नोट डाल देता हूँ, ये जो इंटीग्रल इवेलुएट हो रहा है, ठीक है क्या, ये ई डॉट डी एस बोलो डी ए बोलो एक ही बात है कि नहीं। उसमें डी एस वाला जो एरिया है, दिस इज ऑन द गॉसियन सरफेस, है कि नहीं, ऑन द गॉसियन सरफेस। तो देयरफॉर जो इंटीग्रल डी एस है, दिस इज एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है बात, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्लियर है। अच्छा, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर ये अपने पास चेंज होकर बन जाता है 4 पाई r स्क्वायर ऐसा। ठीक है, 4 पाई और 4 पाई हटा लो, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, दैट वुड कम आउट टू बी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस, ठीक है, ये आ जाता है अपने पास, अपॉन नीचे आर स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तुम देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे जैसे डिस्टेंस दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड घटेगी। ठीक है। अच्छा, ये सेम उतनी ही फील्ड आ रही है जितनी एक पॉइंट चार्ज के द्वारा आया करती है। ठीक है क्या, सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है क्या, क्लियर है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी तुम्हारे पास, आउटवर्ड, है ना, अगर वो शेल पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर इनवर्ड रहेगी, अगर मान लेते हैं वो शेल नेगेटिवली चार्ज है तो। ठीक है क्या, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसका मतलब इससे ये भी तुम कंक्लूड कर सकते हो कि जो एक शेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटसाइड, ठीक है क्या, आउटसाइड मतलब आर ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है क्या, आर ग्रेटर देन आर के लिए कितनी होगी तुम्हारे पास, एक पॉइंट चार्ज के जैसी ही होती है। अंदर तो जो फील्ड होती है वो जीरो होती है, ये बात ध्यान में रखना। अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर, ठीक है बात, अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें एक शेल के अंदर जो फील्ड होगी वो कैसा जीरो आएगी, बिकॉज सिमेट्री से तुम ऐसा देखो, यहाँ पर जो फील्ड रहेगी तुम्हारे पास, इस पार्ट की वजह से जो फील्ड रहेगी और इस पार्ट की वजह से जो फील्ड रहेगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर देंगे। तो इनसाइड पॉइंट पर तुम्हारे पास फील्ड जीरो रहेगी। इसका अगर मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूँ तो कुछ ऐसा आएगा, तो ये r इक्वल्स टू आर हो गया, ठीक है क्या, ऐसा, और बाकी पॉइंट के लिए ऐसा, ये जस्ट आउटसाइड मतलब एट द सरफेस द फील्ड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है क्या, एट r इक्वल्स टू आर द फील्ड इज नॉट डिफाइंड, और जस्ट बाहर, क्या बोलते हैं, सरफेस के जस्ट बाहर जो तुम्हारी फील्ड बैठेगी वो तुम्हारी, ठीक है क्या, इसके बराबर होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होगा वो, फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है बात, है ना, और ये वाली दूरी कैसे होगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऐसा। तो ये तुम्हारे पास ग्राफ बन जाता है ताजा ताजा। ठीक है बात। अच्छा, अगर सरफेस पर एक्चुअल में फील्ड तुम अगर निकालने बोलोगे ये तो वो चीज़ एक्चुअल में ठीक तो नहीं है। ठीक है क्या? ये वाला लेकिन जो पॉइंट है कि नहीं, सरफेस पर अगर कोई फील्ड अगर बोलता है कि भाई मेरे को सरफेस पर फील्ड निकालनी है एट r इक्वल्स टू आर, ठीक है क्या, जस्ट इनसाइड तो किसी भी पॉइंट पर सरफेस में उसमें तुमको वो सिमेट्री से सारी फील्ड वगैरह कैसा काट ही डालते हैं। ठीक है क्या, तो अगर सरफेस पर अगर कोई फील्ड अगर बोलता है तो उसमें
तुम्हारे पास फील्ड बनेगी, ठीक है क्या, फील्ड बनेगी और उसकी वैल्यू तुम्हारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी, ठीक है, ये रहेगी फील्ड एट द सरफेस, ठीक है, ठीक है, फील्ड एट द सरफेस इतनी बनेगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो बस यही एक्सप्रेशन एक्चुअल में गॉस लॉ के जरिए इस तरह से इवेलुएट होता है, ठीक है। इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, यही अपने को निकालना था, ठीक है क्या, इस सवाल में और कुछ नहीं है, ठीक है क्या, ठीक है। तो इससे जो टेक अवे पॉइंट्स हैं एक्चुअल में वो तुम ले सकते हो, जो इससे अपने को प्रॉब्लम में देखने को मिला। पहले बात तो ये कि अपने को एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस पिक करनी है, उसमें सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को वो थीटा जीरो ले लेना है, दूसरा ई यूनिफॉर्म ले लेना है। ऐसा लगाते बराबर वो इंटीग्रल कैसा इवेलुएट हो जाता है और उसको फिर इनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करके अपन को फील्ड निकाल लेनी है, ठीक है। इनक्लोज चार्ज है ना, उसमें ये बात ध्यान में रखना, जब इंटीग्रल तुम करोगे, जिस एरिया का तुम इंटीग्रल करोगे वो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ऊपर देखो मेरे से खुद सिली मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ऊपर जो नेट एरिया तुम लोगे वो गॉसियन सरफेस का एरिया लेना, ना कि स्फीयर का एरिया उठा लेना, ठीक है क्या। अच्छा, तो इसके बाद इसमें और कुछ रह नहीं जाता है सवाल में डिस्कशन करने लायक, ठीक है क्या। अच्छा, तो अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी सेम काम हम लोगों को करना होगा, ठीक है क्या। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है क्या। ड्यू टू इस बार अपने पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअल में एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर का है, ठीक है क्या। अच्छा, या फिर इसको तुम ऐसा कहो, और चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है क्या। अच्छा, ठीक है। तो देखो इस केस में कैसे काम करोगे, बेसिकली सारा गेम एक्चुअल में एक अच्छी गॉसियन सरफेस चूज करने का होता है, ठीक है क्या। तो गॉसियन सरफेस अगर तुमने अच्छी अगर चूज कर ली है तो बस तुम्हारा काम फिर ओवर है, ठीक है बात। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर अपने पास एक ऐसा एक वायर है जो कि ऊपर और नीचे तक इन्फिनिटली एक्सटेंड कर रहा है, समझ गए, है ना, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है, मान लेते हैं लैम्डा, ठीक। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखी है लैम्डा, तो लैम्डा की यूनिट्स क्या होंगे, कूलम पर मीटर, ठीक है क्या। इसके यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर, ऐसा, ठीक है क्या। अभी इसमें भी सेम वही वाला फंडा अपने को लगाना है, तो इसमें गॉसियन सरफेस अपन कैसी चूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखो एक सिलेंडर चूज कर रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसा एल लेंथ का अपन एक सिलेंडर चूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अवर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ठीक है क्या, दिस इज द इमेजिनरी। अब गॉसियन सरफेस लिख देना ही काफी होता है, गॉसियन सरफेस तो इमेजिनरी ही रहती है, ठीक है क्या। ये अपनी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस अपने को चूज करनी ही पड़ेगी बिफोर अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो गॉस लॉ पहले अपन लिख लेते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू जो भी तुम्हारे पास इनसाइड चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो चार्ज रॉड है, ये ऐसा पॉजिटिवली चार्ज तुम्हारे पास, ये एक वायर है, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है, ऐसा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है एक बार। अच्छा, अब देखो यहाँ इसमें फ्लक्स को तुम जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है क्या, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, वो उस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, ई डॉट डी एस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको जब अपन इवेलुएट करेंगे तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये जो किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे एक छोटा सा एक पॉइंट जैसे अपन ने लिया ये ऐसा डी एस वाला, तो वो कैसा रहेगा, उसका जो डायरेक्शन रहेगी वो रेडियली आउटवर्ड रहेगी, और जो फील्ड भी रहेगी वो भी कैसा तुम्हारे पास, ये ऐसा रेडियली आउटवर्ड ही जाती रहेगी, ठीक है क्या। अब इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अपन ने जो गॉसियन सरफेस बनाई है वो बहुत ही क्लोज बनाई है उस वायर के, ठीक है। जो फील्ड में ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ ना कि वो रेडियली आउटवर्ड है, वो वाला अप्रोक्सीमेशन तभी होल्ड करेगा जब तुम क्लोज पॉइंट्स को कंसिडर करोगे, ठीक है। तो मैंने जो रेडियस रख रखा है इस गॉसियन सरफेस का, बहुत ही छोटा रख रखा है, ये बात ध्यान में रखना, आर इज वेरी स्मॉल, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है, आर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, वही पुराना पद्धति अपनी, ठीक है क्या। थीटा तो पहले 0 डिग्री हो गया बाय सिमेट्री, समझेगा, बाय सिमेट्री थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, ई तुम्हारे पास सेम है एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है क्या, ऑन द गॉसियन सरफेस, हर पॉइंट पर तुम्हारे पास थीटा तो समान है, ठीक है, फील्ड तो समान है, तो क्या हो जाएगा,
पहले तो इसको कहला पहले 1 कर लो, ठीक है। cos थीटा तो cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाती है, ई डॉट डी एस के बराबर, ई डी एस के बराबर हो जाता है वो, ठीक है, ऐसा ई डी एस के बराबर हो जाता है। अच्छा अब ई को जब तुम बाहर निकालोगे, क्योंकि ना इसको बाहर क्यों निकाला जा सकता है, बिकॉज ई हर पॉइंट पर समान है तुम्हारे पास, तो इसको इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर निकाल लो तुम, डी एस ऐसा हो गया। अब ये चीज़ इवेलुएट होकर कितनी आ जाएगी, देखो ई, अब उस पूरे क्लोज सरफेस का एरिया कितना होगा, देखो तो अपने को पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है क्या, एक तो ये एरिया है ना, देखो यहाँ पर एक सिलेंडर के 3 एरियाज हैं, ठीक है क्या, एक देखो, एक तो पहले ये कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला, है ना, इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, इसको कर लो S1, ठीक है क्या, ये 1 कर लो, DS1 कर लो, ठीक है क्या, प्लस DS2 कर लो, ठीक है क्या, DS2 प्लस ऐसा कर लो, इसको DS3 कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है बात। अच्छा अपने को एक पेज और लग जाएगा शायद, एक मिनट, ठीक है। अच्छा ये ऐसा कर लेते हैं, इसको 3 एरियाज में अपन तोड़ लेते हैं, जो इंटीग्रल ds है, ठीक है क्या, ds को अपन क्या कर सकते हैं, DS1 DS2 DS3 कर सकते हैं, तो DS1 जो है उसको मैं कर्व्ड सरफेस एरिया पर ले रहा हूँ, ठीक है क्या, ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है बात। अच्छा और जो DS2 है उसको मैं ऊपर के सरफेस पर ले रहा हूँ, ठीक है क्या, ऐसा, और ये जो DS3 है इसको मैं नीचे के सरफेस पर ले रहा हूँ, इसी तरह की 3 सरफेस होगी तुम्हारे पास। अच्छा अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुनोगे, जो फील्ड है वो तुम्हारी रेडियली आउटवर्ड निकल रही है कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू, ठीक है क्या, तो वो जो तुम्हारा चार्ज है, समझे क्या, उसकी जो फील्ड एक्चुअल में बाहर आ रही है, समझे, वो इस सरफेस के टेंजेंशियल निकल जा रही है, समझे क्या, ये देखो यहाँ से ये ऐसा है ना, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा टेंजेंशियल निकल जा रही है, समझ गए। तो द फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू, और नॉट पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है, मतलब थ्रू नहीं निकल रही, दे आर पासिंग टेंजेंशियली, ठीक है, दे आर पासिंग टेंजेंशियली, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी अपने को पता चलता है कि DS1 और DS3 के नीचे, सॉरी DS2 और DS3 के थ्रू कोई भी एक्चुअल में फ्लक्स नहीं निकल रहा है, समझ गए, है ना। तो उस चीज को मैथमेटिकली तुम कैसे देख सकते हो, यहाँ पर देखो, अगर आउटवर्ड नॉर्मल अगर तुम लोगे तो DS2 की जो डायरेक्शन होगी, है ना, सिमिलरली फॉर DS3 जो डायरेक्शन तुम्हारे पास होगी, है ना, ये एरिया अपन अगर आउटवर्ड नॉर्मल अगर लेते हैं तो ये दोनों दो डायरेक्शंस होंगी, वो कैसा हो रही है तुम्हारे पास, देखो फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, समझ आएगा। तो जब तुम डॉट प्रोडक्ट उठाओगे तो कैसा हो जाएगा, वो 90 डिग्री होने की वजह से वो जीरो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट उठाया है एक्चुअल में, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के लिए उठाया है। ये जो मैंने डॉट प्रोडक्ट जैसे cos थीटा बराबर 1 कर लिया है, वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के लिए एक्चुअल में इवेलुएट करके दिखाया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के लिए मैंने उस चीज़ को इवेलुएट किया है, ठीक है क्या। अच्छा जो बाकी दोनों के लिए जब तुम ये वाला इंटीग्रल इवेलुएट करोगे, ये ई डॉट डी एस, ठीक है क्या, ये इंटीग्रल जब तुम इवेलुएट जैसे ही दोनों बाकी दोनों सर्फेसेस के लिए जब तुम करोगे, तो यहाँ पर देखो तुमको क्या मिलेगा, ये चीज़ जीरो, बिकॉज थीटा इन दिस केस, है ना, इज 90 डिग्री एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री इज व्हाट, जीरो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जब तुम उसमें इवेलुएशन करने एक्चुअल में जाओगे, है कि नहीं, तब क्या होगा, इस एरिया के लिए जब ये इंटीग्रल इवेलुएट होगा, और इस एरिया के लिए जब ये इंटीग्रल इवेलुएट होगा, इस वाले एरिया के लिए और इस वाले एरिया के लिए जब ये इंटीग्रल इवेलुएट होगा, तो वो चीज़ जीरो ही आएगी, ठीक है क्या। फ्लक्स एक्चुअल में 3 जगहों से निकल सकता है, पहला तो एक कर्व सरफेस एरिया, और एक ऊपर वाला एरिया, एक नीचे वाला एरिया, है ना, जो सर्कुलर एरिया, फ्लैट एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है बात। तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के थ्रू ही निकल रहा है, फ्लक्स इज ओनली पासिंग थ्रू कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो ऊपर और नीचे वो जो लेटरल सरफेस एरियाज हैं, चपटी हुई एरियाज, ठीक है,
उसके थ्रू कोई भी फ्लक्स एक्चुअल में निकल नहीं रहा है। ठीक है बात। अच्छा, तो जो एरिया अपने को कंसीडर करना है वो कौन सा एरिया कंसीडर करना है, जो फ्लक्स का जो इंटीग्रल है ना अपने को ये है ds1। ठीक है, ds1 यही बस अपने को कंसीडर करना है, समझे क्या? ठीक है क्या? ds1 यानी कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है। ऐसा इसीलिए बिकॉज यहाँ पर देखो मैं उसको समराइज कर देता हूँ, जो ऊपर मैंने पॉइंट कहा, E डॉट डी एस जब तुम इवेलुएट करोगे तो उसको कैसे लिखोगे, इसको लिखो E डॉट डी एस वन प्लस डी एस टू प्लस डी एस थ्री। ठीक है, ऐसा उसको ऐसा लिखो, समझे क्या? अब ये वाला एरिया कौन सा हो गया, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है क्या? और ये दोनों जो एरियाज हो गए ये हो गया लैटरल सरफेस एरियाज। ठीक है, ये एरियाज कौन से एरियाज हो गए, लैटरल सरफेस एरियाज हो गए। ठीक है क्या? तो जब तुम इवैल्यूएशन करोगे ना इस इंटीग्रल का, जब तुम इवैल्यूएशन करोगे इस इंटीग्रल का, एक मिनट, ठीक है, जब तुम इवैल्यूएशन करोगे इस इंटीग्रल का तब क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास ये आ जाएगा E डॉट डी एस वन प्लस E डॉट डी एस टू प्लस E डॉट डी एस थ्री, ऐसा ये आएगा। तो ये और ये तो तुम्हारे पास जीरो होने वाले हैं बिकॉज तुम्हारा जो थीटा है वो 90 डिग्री है एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री इज व्हाट, जीरो। समझ गए ऐसा? अच्छा, अब इसकी इवैल्यूएशन, ये जो है ना इसकी इवैल्यूएशन ऊपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ देखो ध्यान से, ये इसी की इवैल्यूएशन अपन ने की। ये देखो ये वाला जो इवैल्यूएशन अपन कर रहे थे वो स्टार्टिंग में इसी की इवैल्यूएशन एक्चुअल में कर रहे थे अपन, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं कंसीडर करके कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बाकी दोनों एरियाज को भी फिर मैंने कंसीडर करके दिखाया तुमको। तो एक्चुअल में सिचुएशन ये बनेगी। ठीक है, तो इसमें जब तुम लिखोगे ना ये ऐसा ई डी एस वन कॉस ऑफ थीटा, तो जो थीटा है वो कितना हो जाएगा अपने पास, वन, बिकॉज ई और जो डी एस है, डी एस वन है, वो दोनों की डायरेक्शन एकदम एक समान है। ई जो है वो यूनिफॉर्म है तुम्हारा, हर पॉइंट पर समान है कर्व सरफेस एरिया के, तो इसको तुम बाहर ले सकते हो। इस चीज की इवेल्युएशन कैसे लिख लोगे, डी एस वन और ये हो जाएगा ऐसा ई। समझ आएगा? अब ये चीज क्या है, दिस इज व्हाट कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज व्हाट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ऐसा। अच्छा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मुझे लिखना है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2πr_l, ऐसा ये लिख लूंगा मैं। ये मेरा फ्लक्स कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है क्या? ये बड़ी मेहनत के साथ मेरा फ्लक्स कैलकुलेट होकर आ गया है। अच्छा, अब बाय गॉस लॉ मैं क्या कर लिख सकता हूँ इस फ्लक्स को, बाय गॉस लॉ इस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ नेट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई टाइम्स 2πr_l। अब नेट इनक्लोज चार्ज को मैं क्या लिख लूंगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इक्वल्स टू ई टाइम्स 2πr_l। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये काम। ठीक है क्या? अच्छा, अब इसके बाद ये L और L देखो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है क्या? और तुम्हारे पास जो चीज़ आ रही है E की वैल्यू वो आ रही है लैम्डा अपॉन 2π_r। ठीक है क्या? इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, K की वैल्यू हमें पता है 1/4π_0 होती है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है क्या? ठीक है बात, E एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। ठीक है क्या? ये हम लोगों के पास आ चुका है, फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, ये हम लोगों के पास आ चुका है, ये अपने पास आ चुका है। ठीक है, अच्छा, तो इसी चीज को निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ लगा रहे थे। ठीक है, इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि ये क्लोज पॉइंट्स के लिए ये फील्ड हम लोगों ने निकाली हुई है। ठीक है क्या? वरना अगर तुम क्लोज पॉइंट अगर कंसिडर अगर नहीं करोगे तो फील्ड्स कैसा फिर टर्न हो जाती है, मतलब फील्ड लाइंस जो होती है ना वो फिर कैसा ऐसा, मतलब हम लोगों ने कैसी फील्ड लाइंस मानी है, जैसे ये तुम्हारे पास कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोगों ने फील्ड लाइन मानी है ऐसा। पर होता क्या है, जैसे तुम जैसे दूर जाओगे तो फील्ड लाइंस कैसा फिर टर्न मारती है, तो फिर एंगल आ जाएगा, फिर 0 डिग्री एंगल नहीं रहेगा।
समझ गए? इसको फ्रिंजिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट, समझे? तो इसमें जो रेडियल डिस्टेंस के साथ जो फोटो बनेगी इसमें फील्ड की कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है? आर के साथ ये इस तरह से वेरी होगा फील्ड, फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है? फील्ड एट इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है? इस चीज को भी तुम ध्यान में रखोगे। फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिवली चार्ज वायर, ये बात ध्यान में रखना, रेडियली आउटवर्ड रहेगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है क्या? फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर, ठीक है? अच्छा, बस इसमें और कुछ ऐसा और बताने लायक नहीं है, ठीक है क्या? खैर, तो इसके आगे जो अगला सवाल है तुम्हारा, ठीक है क्या, उसको देख लो। अगले सवाल में भी सेम हम लोगों को गॉस लॉ की ही मदद से एक्चुअल में काम करना पड़ेगा, ठीक है क्या? देखते हैं सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अगेन, assuming expression for electric field intensity at a point due to an infinitely long straight charge wire, straight charge conducting cylinder। अच्छा, ठीक है, चलो भाई। तो एक नए टाइप का सवाल आया है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं सवाल बोल क्या रहा है कि आप अज्यूम करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट का एक्सप्रेशन ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो वो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन रहता है किसके बराबर रहता है, 2k लैम्डा अपॉन आर, जहाँ की लैम्डा क्या है तुम्हारे पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है? obtain an expression for electric field intensity if point lies outside, on the surface, inside the surface of wire or cylinder। अच्छा, ठीक है भाई। तो गॉसियन सिलेंडर मान लेते हैं हम लोगों का, ये एक सिलेंडर है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, अच्छा चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, अरे वाह बहुत अच्छा बात है। एक सॉलिड हम लोगों ने लिया है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है? एक सॉलिड लिया है। चलो कोई तो ऐसा सवाल आया बड़ी देर के बाद इसमें कुछ कैसा हल्का फुल्का अपने को थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का मौका मिला, ठीक है? अच्छा, अब देखो जरा, एक सिलेंडर है जिसकी एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, समझ गए क्या? अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। उसका रेडियस में ऐसा कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, इन्फिनेटली चार्ज वो कैसा, इन्फिनेटली लॉन्ग वो सिलेंडर है ऐसा, बढ़िया, ठीक है, ओके। अब अपने को उस सिलेंडर के सरफेस पर एक्चुअल में फील्ड निकालनी है, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस पहले तो एक फील्ड निकालनी है ना, पी, है ना? ये हो गया पॉइंट नंबर 1, इसको ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 ऑन द सरफेस, और फिर इनसाइड पॉइंट पर भी एक्चुअल में फील्ड अपने को निकालनी, समझ है क्या? ये तो अपना सवाल रहा, इन तीनों पॉइंट्स पर अपने को फील्ड की वैल्यूज एक्चुअल में इवेलुएट करनी है, ठीक है? एक बात, अच्छा तो कैसे और क्या करने वाले हैं अपन? अच्छा, अब जो वायर है उसकी एक चार्ज डेंसिटी हम लोगों को अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है? चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ही एक्चुअल में सवाल इवेलुएट किया जा सकता है। इसमें ये चीज़ गिवन होनी चाहिए, ठीक है क्या? तो सवाल में एक्चुअल में गिवन नहीं है, अपने को अज्यूम करना पड़ेगा उसको, ठीक है क्या? चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर हम लोग मान लेते हैं, लेट्स से चार्ज पर यूनिट एरिया हम लोगों के पास है इसका सिग्मा, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो सिग्मा, अगर ये चीज़ मेरे को एक तो पहली बात एक्चुअल में सवाल में दी हुई रहनी चाहिए थी, समझ गए क्या? खैर फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिग्मा के टर्म्स में ही, क्योंकि मेरे पास सारे आंसर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है? तो उसी के टर्म्स में भी हम लोग भी अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आउटसाइड पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड अगर निकालनी है, ठीक है, तो उसमें मैं काम कैसे कर सकता हूँ ये देखो। सबसे पहले अगेन मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ जो कि अगेन एक सिलेंडर है, ठीक है? ये एक मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ये ऐसा, ठीक है? ग्रीन पेंसिल ले लेता हूँ, ये ऐसा है सिलेंडर, ऐसा तुम कंसीडर करो, ठीक है? ठीक है, ये तुम सिलेंडर कंसीडर करो, ठीक है? अच्छा, इस पॉइंट पर जैसे अगर मेरे को फील्ड अगर निकालनी है तो उसके लिए मैं काम कैसे करूँगा?
जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, समझिएगा, फ्लक्स अपन कैसे इवेलुएट करते हैं गॉस लॉ जब लगाते हैं, तो ये है अपना गॉस लॉ, समझिएगा। अच्छा, तो जो इनसाइड वाला जो चार्ज है वो पहले तो कितना है, पहले उसको समझ लेना पड़ेगा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया अगर मेरे को दे रखा है, ठीक है, कितना सिग्मा दे रखा है, एरिया कितना है, ये ऐसे अगर मैंने जो गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया है, अगर उसकी लेंथ अगर मैं एल अगर अज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो चार्ज एक्चुअल में जो मुझे कंसीडर करना है वो कितने का करना है, चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस का ही मुझे बस करना है। तो इतने ही वाले हिस्से का मेरे को एक्चुअल में, समझे क्या, जितना हिस्सा गॉसियन सिलेंडर के अंदर आ रहा होगा, ये क्या है मेरे पास, ये गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस है, विच इज अ सिलेंडर, ठीक है, क्लियर है। तो उसके अंदर एक्चुअल में जितना हिस्सा मेरे पास आ रहा होगा उतने ही हिस्से का बस मेरे को चार्ज कंसीडर करना है। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा है, एरिया उसका कितना हो जाएगा, उस हिस्से का एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा, इसका रेडियस अगर मैंने कैपिटल आर माना है तो वो हो जाएगा 2 पाई r l, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इतना हो जाता है वो काम, ठीक है। अच्छा, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू है ना, फील्ड की वैल्यू अपने पास एक जो हम लोगों के पास एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला है लास्ट वाले एग्जांपल में, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके बेसिकली इस सवाल को इवेलुएट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अज्यूमिंग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, है ना, और चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, है ना, इनसाइड द सरफेस ऑफ वायर और सिलेंडर, ठीक है। अब इसने एक्चुअल में ऐसा अजम्पशन डालने को कह दिया है कि अपन ने जो वो 2k लैम्डा बाय आर वाला जो काम किया है उसकी मदद से ही आप कैसा एक्सप्रेशंस निकालो, ठीक है क्या? तो उसकी मदद से अगर उसमें एक्सप्रेशन निकालने को अगर उसने कहा है, ठीक है, तो अपन भी वही काम करते हैं, फिर गॉस लॉ अपने को फिर पूरा शुरू से नहीं लगाना है एक्चुअल में, ठीक है क्या, है ना। बट अगर तुम देखो उस सवाल में अगर शुरू से भी अगर तुम अगर गॉस लॉ अगर लगाओगे तो भी उससे कितना आ जाएगा, मैं दोनों तरीके से तुमको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, दोनों ही तरीके से तुम एक्चुअल में पाओगे कि सेम ही आंसर आ रहा है। तो अपन सादा जैसे गॉस लॉ लगाते हैं उस तरीके से भी अगर हम लोग इवेलुएट करें कि एक सिलेंड्रिकल अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका सारा के सारा चार्ज कहाँ पर रहेगा, तुम्हारे पास बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, अंदर तो कोई चार्ज रहता नहीं है, कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है, सारा का सारा चार्ज बाहर होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ठीक है बात। अच्छा, तो इन दिस केस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो चीज़ कितनी आ जाएगी अपने पास, सिग्मा 2 पाई r l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है अपने पास। अच्छा, फ्लक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, उसको अगर मैं इवेलुएट करूं वाया गॉस लॉ, ये इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ऐसा ये वाला काम अगर मैं करूंगा तो वो चीज़ भी कितनी आएगी, वो आ जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा वो, ई और डी ए मेरे पास कितना हो जाएगा, वो पूरा अगर उसका गॉसियन सरफेस का अगर मैं एरिया अगर देखूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा मेरे पास 2 पाई r, समझ गए। ये कहाँ से आया है, ये इससे आया है, ई डॉट डी ए से आया है, ये अपन करते थे ना गॉस लॉ से, अपन अभी सिंपली गॉस लॉ लगा के देख रहे हैं, उस सवाल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है क्या, वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा कि वो भी समान ही आएगा, ठीक है क्या, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी जैसा कि वो कह रहा है उससे भी यही चीज़ आएगी, और अभी गॉस लॉ का इस्तेमाल करके अभी जब हम लोग करेंगे तो उससे भी वही सेम चीज़ आएगी, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो ई की वैल्यू आ कितनी रही है, देखो ज़रा, 2 पाई और 2 पाई इसको तो कैंसिल ऑफ कर लो, अपने पास वो चीज़ आ जाती है, ई कम्स आउट टू बी सिग्मा आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये इतना आ रहा है अपने पास, ठीक है। अच्छा, अभी 2 पाई r l, ठीक है, यहाँ पर मैं l डालना भूल गया, ठीक है, तो ये l और l भी कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वही मेरे को लगा यार l कैंसिल कैसे नहीं हुआ,
तो 2πRL एक्चुअल में क्या था, ये आर था तुम्हारा, स्मॉल आर, समझिएगा, ये स्मॉल आर है ना, इस दूरी पर अपने को एक्चुअल में फील्ड निकालनी थी। तो अपन जैसा पहले केस में गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे, उसी तरह से इस प्रकार भी यहाँ पर किया है हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस किया है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये वाला जो इंटीग्रल है वो इस तरह से इवेलुएट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पिछले वाले केस में ऑलरेडी यही सेम कर चुके हैं, ठीक है बात। अच्छा, उससे अपनी फील्ड एक्चुअल में इतनी आ जाती है। तुम ऐसा पाओगे कि जो 2k लैम्डा बाय आर वाला जो फॉर्मूला है, उससे भी अगर तुम फील्ड की इवेल्युएशन अगर करो तो भी इतनी ही आएगी, ठीक है। यार सवाल बड़ा घटिया सा सवाल है यार, हाँ? तो मैं थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है इस सवाल में, उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अपने पास कैसा है, एक सिलेंडर है, चार सिलेंडर, ठीक है, ऐसा इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है अपने पास, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को दिया हुआ है सिग्मा है, ठीक है। मतलब उसका कैसा यूनिट्स कैसा होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर वाले उसके यूनिट्स बैठेंगे, ठीक है क्या। अच्छा, अभी ऐसे सिलेंडर का अपने को फील्ड कहाँ कहाँ पर निकालनी है, एक तो आउटसाइड पॉइंट पर निकालनी है, एक तो फिर सरफेस पर निकालनी है, और दूसरा एक इनसाइड द सरफेस निकालनी है। तो सबसे आसान काम तो इनसाइड द सरफेस वाला है, उसमें तो फील्ड ही जीरो हो जाएगी। यहाँ पर तो फील्ड ही जीरो होगी तुम्हारे पास, बिकॉज कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई है ना, कभी भी कोई चार्ज ही रिसाइड नहीं करता, इनफैक्ट कोई फील्ड लाइंस ही नहीं बनती है कभी भी, ठीक है। ई इनसाइड अ कंडक्टर है ना इज ऑलवेज जीरो। तो इनसाइड अ कंडक्टर तो भाई सबसे आसान केस है, ठीक है। अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर वो तुम कैसे करोगे, उसमें सिंपली क्या करो, ये जो अपने पास आया है एक्सप्रेशन है ना आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इतना आ गया है ना, गॉस लॉ के जरिए आया है, इसको ज़्यादा सादे फॉर्मूले के जरिए भी किया जा सकता है, ठीक है क्या। गॉस लॉ के जरिए अगर तुम करोगे तो यहाँ आउटसाइड पॉइंट पर मैंने क्या किया, सिंपली एक गॉसियन सरफेस ऐसी बनाई, वो सिलेंडर बनाया ऐसा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड मैंने निकाल ली है, समझे। तो इस पॉइंट पर फील्ड कितनी आती है तुम्हारे पास, सिग्मा आर अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है। ये आती भाई अपने पास फील्ड। अच्छा, अभी अगर स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर अगर अपन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस वो कितनी आ जाएगी अपने पास, देखो सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, तो ये दोनों हट जाएगा, उसकी वैल्यू फिर इसके बराबर होगी, ठीक है ऐसा, ठीक है। अच्छा, यानी ऑन द सरफेस अपने पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो तीनों पार्ट्स के आंसर तो हो गए, लेकिन यहाँ पर उसने अपने को ये कहा है कि आप कैसा जो इन्फिनिटली चार्ज वायर है ना उसका एक्सप्रेशन टू मान के आप ये आउटसाइड सरफेस है ना ऑन द सरफेस वो उसका कैसा एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट करो। अपन ने गॉस लॉ लगा के एक्चुअल में कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आंसर तो मेरा मैच कर रहा है जो मेरे पास बुक में आंसर दिया हुआ है उससे, ठीक है। बट इसको अपने को 2k लैम्डा बाय आर वाले फॉर्मूले से करना था। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स तुम देखो फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो एक इन्फिनिटली चार्ज वायर की इतनी रहती है ना। अब लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो, ठीक है। लैम्डा और सिग्मा में क्या नाता रिश्ता रहेगा तुम्हारे पास, जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उस सरफेस का, ठीक है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कितनी है अपने पास 2πr, ये है लैम्डा। और सिग्मा एक्चुअल में क्या है अपने पास, जो उस पूरे चार्ज का है ना चार्ज पर यूनिट एरिया 2πr_l, ये अपने पास सिग्मा है, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वो जो लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस है पूरी की पूरी, ठीक है कि नहीं, वो कितनी बैठेगी तुम्हारे पास 2πr बैठने वाली है वो, ठीक है। अच्छा, अभी लैम्डा और सिग्मा में क्या नाता रिश्ता रहेगा फिर तुम्हारे पास, q/2πr इज व्हाट, लैम्डा अपॉन l, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ तुम देखो लैम्डा और सिग्मा एक्चुअल में रुक जाओ इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या मामला क्या चल क्या रहा है करके, ठीक है। यहाँ देखो जो अपने पास सिग्मा है, ठीक है, वो है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसमें जो सारी चीजें लिखी थी वो एक्चुअल में ट्रू थी, सही था सब कुछ है ना। ये कैसा हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ है ये,
समझिए क्या? तो लैम्डा अगर तुमको डिफाइन करना है उस चार्ज सिलेंडर के लिए तो तुम कैसे करोगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर अपने को दिया हुआ है तो उससे अपन कैसे कर सकते हैं, है ना? ये अपना हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसा, ठीक है, ऐसा लिख लो। अच्छा, अभी चार्ज को तुम कैसे लिख सकते हो? चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया अपने पास कितना है? 2 पाई आर एल, ठीक है, डिवाइड बाय एल। ये एरिया में मैंने कैपिटल आर क्यों इस्तेमाल किया है? बिकॉज ये गॉसियन सरफेस के लिए नहीं ना कर रहे हैं अपन, ये उस चार्ज सिलेंडर के लिए कर रहे हैं। तो चार्ज सिलेंडर का जो एरिया है, ठीक है, लेंथ एल वाला जो एरिया है वो कितना बैठेगा? 2 पाई आर एल, ठीक है। तो उसमें एल और एल कैसे कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, तो इससे देखो अपने पास लैम्डा कितना आ जाता है? सिग्मा 2 पाई आर आ जाता है, ठीक है क्या? ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, तो इस सिग्मा को, इस लैम्डा को अगर तुम यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हो तो 2k/r, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू एक्चुअल में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये हो जाएगा सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई और 2 पाई तो कैंसिल ऑफ करो, 2 पाई और 4 ये पूरा हट गया, इससे वही एक्सप्रेशन आ रहा है तुम्हारे पास, सिग्मा आर अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही एक्सप्रेशन आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। जो वो चार्ज है, मैंने उस देखो चार्ज के एक्सप्रेशन में ये क्यों लिखा है, यहाँ पर देखो चार्ज का जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, चार्ज का जो यहाँ पर मैंने इवेल्युएशन किया है, जो कैलकुलेशन की है वो क्या किया है उसको देखो जरा। लैम्डा अगर उस चार्ज सिलेंडर का अगर तुम देखो, है ना, इस हिस्से को अगर मैं उस इन्फाइनेटली चार्ज सिलेंडर के अगर कंसिडर कर रहा हूँ, तो चार्ज तो उसकी सरफेस पर है ना पूरा, ये ऐसा सरफेस पर पूरा कर्व सरफेस पर ऐसा पूरा लैम्ब प्लस 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 ऐसा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ एक्चुअल में तुम्हें क्या देता है? ये एक्चुअल में तुम लोगों को दिया हुआ है, ये लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है क्या? ऐसा सिग्मा उसका कितना बोलोगे तुम? ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया 2 पाई, ये कैपिटल आर है अगर, है ना, और लेंथ अगर तुमको पता है तो 2 पाई आर एल, ऐसा ये कहोगे तुम, ठीक है। लैम्डा ये हो गया, सिग्मा ये हो गया, ठीक है बात, है कि नहीं? तो लैम्डा और सिग्मा में एक्चुअल में फिर रिलेशनशिप मैंने ऊपर निकाला है, समझे? तो भाई जो चार्ज एक्चुअल में सरफेस पर है ना, अभी गॉसियन सरफेस की तो बात ही नहीं हो रही है कि अपन स्मॉल आर कंसिडर करें, समझे? अभी तो सिलेंडर की बात हो रही है। दीज टू क्वांटिटीज आर ऑफ सिलेंडर, चार्ज डेंसिटीज, है ना, चार्ज डेंसिटीज, एक लीनियर और एक एरियल चार्ज डेंसिटीज ऑफ सिलेंडर है ये, ठीक है बात, ऐसा ऑफ सिलेंडर है ना। उसके बेसिस पर ये देखो रिलेशनशिप्स मैंने डिराइव कर लिए हैं, ठीक है ऐसा। तो वो 2k/लैम्डा वाला, 2k/लैम्डा/आर वाले फॉर्मूले से भी उतना ही आंसर आता है जितना अपना गॉस लॉ इस्तेमाल करके आता है, ठीक है। गॉस लॉ इस्तेमाल करके भी यही फॉर्मूला आ रहा है, अपन ने ऊपर में एक्चुअल में गॉस लॉ इस्तेमाल कर लिया है, नीचे मैंने वो जैसा वो चाह रहा था वैसा भी इस्तेमाल करके तुम्हें दिखा दिया। 2k/लैम्डा/आर भी अगर तुम करोगे तो बस उसमें सिग्मा और लैम्डा और सिग्मा के बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, और जैसे ही उस रिलेशनशिप को तुम पटकोगे वहां पर लैम्डा की जगह, है ना, तो वो वही आ जाता है तुम्हारा जो पीछे गॉस लॉ की मदद से आया है। और इनसाइड पॉइंट पर तो भाई फील्ड रहेगी नहीं, बिकॉज इनसाइड पॉइंट्स पर तो वैसे भी कंडक्टर में कहाँ कोई फील्ड तो बनती नहीं ना कभी भी। ई इज ऑलवेज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड एनी कंडक्टर, ठीक है। सिलेंडर क्या है, स्फीयर रहे कोई भी और इरेगुलर शेप बॉडी रहे, तो उसमें किसी भी कंडक्टर के अंदर अंदरूनी पॉइंट पर फील्ड तो हमेशा ही जीरो ही बनेगी, ठीक है। अच्छा, तो ऑन द सरफेस हम लोगों ने निकाल लिया, ऑन द आउटसाइड फील्ड कितनी आ रही है अपने पास? ऑन द आउटसाइड अपने पास फील्ड आ रही है 2k/लैम्डा/आर। अब लैम्डा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ देखो, सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2k सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर, ये हो गया आउटसाइड पॉइंट्स पर फील्ड, ठीक है। ये हो गया आर ग्रेटर देन आर पर फील्ड, और फील्ड ऑन द सरफेस ये चीज़ हो जाती है मेरे पास कितनी, 2k सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर की जगह क्या रख दूंगा, कैपिटल आर। इवेलुएट तुम करते बैठना कितना कितना आ रहा है करके, ठीक है क्या?
ये इस चीज़ की वैल्यू वैसे आ जाती है हम लोगों के पास सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इस चीज़ की वैल्यू आ जाती है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई आर लेस देन आर ये हो जाएगा अपने पास जीरो। इनसाइड पॉइंट्स के लिए अपने पास हो जाएगा फील्ड की वैल्यू जीरो। तो दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। ये अपना आंसर बैठेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया है, समझ गए, वो इन्फाइनेटली चार्ज वायर के लिए जो हम लोगों ने निकाला था ना, वही वाला सेम फॉर्मूला यूज किया है। कौन सा? 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है क्या। बस वही वाला फॉर्मूला अपन ने इस्तेमाल किया है, और कोई ऐसी नई बात तो नहीं लगाई है, ठीक है क्या। अच्छा, तो आगे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या काम हम लोग से करवाया जा रहा है। यहाँ देखो बोला जा रहा है कि आप एक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालिए ड्यू टू एन इन्फाइनेटली चार्ज प्लेन शीट, ऐसा, ठीक है। ठीक है, तो उस चीज़ को तुम कैसे कर सकते हो, यहाँ देखो। ये जैसे अगर तुम्हारे पास चार्ज शीट है ऐसा, ठीक, ऐसा अगर है, तो एक बात ध्यान में रखना, शीट का मतलब होता है एक ही सरफेस, ठीक है क्या, एक ही सरफेस। तो लेट्स से हम लोग एक गॉसियन सरफेस अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक सिलेंडर, ठीक है, ये ऐसा एक सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ। लेट्स से ये मेरे पास आर लेंथ है और ये भी मेरे पास आर लेंथ है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने लेंथ तो कंसिडर कर ली है, ठीक है, सब कुछ, बस और क्या चाहिए, ठीक है। ये वाला एरिया कैसा, ये जो मुंह वाला जो इसका एरिया है, इसको तुम कैपिटल ए कंसिडर कर लो। सिमेट्री की वजह से ये पीछे वाला भी वैसे ही हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे को गॉस लॉ लगा के एक्चुअल में ये कैलकुलेट करना है कि किसी एक पॉइंट पर, मतलब जैसे ये आर दूरी पर एक्चुअल में फील्ड कितनी आती है एक शीट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर गॉस लॉ अगर तुम लगाओगे तो देखो, दो सरफेसेस हैं, वो जो चपटी वाली सरफेसेस हैं, ये एक सरफेस वन हो गई, ये एक सरफेस टू हो गया, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको मैं बोल रहा हूँ सरफेस थ्री, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस से तो भाई कोई फील्ड लाइंस नहीं निकल रही है अगर तुमने पॉइंट अगर क्लोज कंसिडर किया है तो, ठीक है ना। तो ये जितनी भी सारी फील्ड लाइंस तुम्हारी एक्चुअल में रहेगी, वो सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, ऐसी, ठीक है। तो दीज फील्ड लाइंस आर पासिंग टेंजेंशियली, these field lines are passing tangentially, ठीक है क्या, are passing tangentially to the curved surface area, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा, देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, मैं तुम्हें तीनों एरियाज एक एक करके बता देता हूँ ढंग से। ये देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये ऐसा वाला, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस मतलब ये ऐसा वाला एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। वो जो सरफेस एरिया है उसका तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा जाएगा, ठीक है, डी एस थ्री, थ्री बोला ना मैंने उसको, कर्व सरफेस एरिया को, ऐसा। और जो फील्ड लाइंस है वो देखो ऐसी जा रही है, तो जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो अपने को पता है जब कभी भी एंगल ऐसा 90 डिग्री का बनता है एरिया और फील्ड के बीच में, तो उसमें फ्लक्स तो कुछ जाती नहीं है, ठीक है। तो फ्लक्स तो भाई टोटल जीरो हो गया वो कर्व सरफेस एरिया के थ्रू, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स जीरो हो गया। अब फ्लक्स खाली कर्व सरफेस एरिया के थ्रू जीरो हुआ है, ठीक है। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज जीरो, ठीक है, वो तो शून्य रहेगा, समझ गए। अच्छा, अब जो बाकी बचे जो दोनों सरफेसेस है ना, ये वाला एक जो चपटा सरफेस है, ठीक है क्या, ये जो एरिया है और इसका जो ds2, इसका यहाँ पर जो फील्ड है और यहाँ पर जो ds है, ठीक है, ये ds3 ना, ये दोनों के दोनों देखो, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पर भी थीटा इक्वल्स टू जीरो है, और भगभगा के कैसा फ्लक्स निकल रहा है तुम्हारा एकदम मस्त। तो इसको कैसा लिखो, जब तुम फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखोगे कायदे से, तो वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर फ्लक्स का एक्सप्रेशन एक्चुअल में जब तुम लिखोगे तो वो कैसा आएगा कायदे से,
तीन सरफेसेस हैं अपने पास, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसा तीन सरफेसेस हैं। तो इसको क्या लिखो, फ्लक्स इक्वल्स टू, अपन इवेलुएट कैसे करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ऐसा। अब क्लोज्ड इंटीग्रल अपन जब मारेंगे तो क्या आएगा, देखो ई डॉट डी एस वन प्लस डी एस टू प्लस डी एस थ्री, ऐसा। समझ लिए, ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अभी अपने को तो ये पता है 2 और 3 के जरिए, सॉरी 1 के जरिए तो पूरा जीरो हो जा रहा है, ई डॉट डी एस वन, ये तो पूरा मरा, बिकॉज थीटा उसमें 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फ्लक्स तो टेंजेंशियली निकल रहा है, उस एरिया के थ्रू तो कोई फ्लक्स निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा टर्म है वो तो जीरो मरा। अच्छा, प्लस उसमें मैं क्या कर लूँगा, देखो ये ई डॉट डी एस टू है ना, और प्लस ई डॉट डी एस थ्री, ये मेरा नॉन जीरो टर्म्स रहेंगी, ठीक है। अब इसके हर पॉइंट पर, है ना, इसके हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू तो एक समान ही है सिमेट्री से, ठीक है, और थीटा इक्वल टू जीरो भी है कि नहीं। इस पूरी सरफेस पर, है ना, जो फील्ड की वैल्यू रहेगी वो तो समान रहेगी ना। तो दोनों से ही तुम क्या करो, वो ई जो है उसको बाहर निकाल लो, कॉस थीटा तो वैसे ही 1 हो गया, ई को जैसे ही तुम बाहर निकाल लोगे कितना हो जाएगा, ये डी एस टू प्लस ई टाइम्स डी एस थ्री, ऐसा हो जाना है इसको, समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद इनकी इवेल्युएशन तुम कैसे करोगे, पट पट, यहाँ देखो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई टाइम्स पाई, सॉरी उसका एरिया तो मैंने ऑलरेडी ए लेकर रखा है, ठीक है। मैंने देखो शुरुआत में ही सवाल के वो जो लेटरल सरफेस एरियाज थे, ये इनका एरिया एक्चुअल में कैपिटल ए लिया हुआ था, ठीक है। क्या यहाँ देख सकते हो तुम, कहाँ गया रे भाई, हाँ ये देखो इसका एरिया मैंने ऑलरेडी ए उठाया हुआ है, ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स एक्चुअल में बन रहा है, ठीक है क्या, वो जो ई डॉट डी ए वाला जो नेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये जो चीज़ अपने पास आ रही, ये ई डॉट डी एस, ये एक्चुअल में कितना आ रहा है, 2EA मेरे पास इवेलुएट होकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर सकता हूँ बाय गॉस लॉ, क्लियर है। अच्छा, अब जो नेट इनसाइड चार्ज है वो कितना बैठेगा तुम्हारे पास, मेरे को सिग्मा दिया हुआ है उस शीट का, ठीक है, जो शीट है मेरे पास उसका मेरे को चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा है, समझेगा। ये कितना है भाई, चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी इसकी, ठीक है, इसकी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यानी कितना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी चार्ज डेंसिटी ठहरी, ठीक है बात। अच्छा, अब जितना ध्यान से ये बात समझोगे, इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री तुम देख लो, अच्छे से क्लियर कर लो। ये जो तुम्हारे पास एक शीट है, ठीक है क्या, इसका एक्चुअल में इतना ही हिस्सा, समझे क्या, फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये देखो यही ऐसा चल के ये यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो ये वाला जो चार्ज है ना, समझे क्या, ये एक चार्ज डिस्क की तरह है, ये चार्ज डिस्क है ना? ठीक है क्या। अच्छा, उस चार्ज मतलब वो फ्लैट सरफेस है, समझे क्या, डिस्क शेप की। अब उसकी चार्ज डेंसिटी तुमको दी हुई है सिग्मा है, तो उसका चार्ज कितना होगा, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। अपन ने देखो ये वाला जो एरिया लिया है इसी की तो शेडो है ये, तो ये वाला एरिया अगर तुम्हारे पास कैपिटल ए है तो ये वाला एरिया भी कितना होगा, कैपिटल ए ही होगा। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, वो कितना हो गया तुम्हारे पास, सिग्मा ए, ठीक है क्या। वो ये वाला जो चार्ज है ना भाई, ये जो शीट पर जो चार्ज है, ठीक है, वो यही यहाँ से तुमको वो वाला चार्ज मिल जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब ये हो गया, क्यू इन आ गया, अब तो बस मेरे पास गेम ओवर है मेरा, ठीक है। यहाँ देखो 2 टाइम्स ई ए, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, इससे देखो ए और ए तो ऐसे भी कट जा रहा है, इससे क्या आ रहा है, ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज शीट विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसमें सबसे जो जरूरी और अहम बात है और वो ये, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इस बात का अपने को खास ख्याल रखना है, ठीक है क्या। अगर वो नज़दीकी पॉइंट्स के लिए अगर कंसिडर कर रहे हो तो तुम ये बात ध्यान में रखना कि जो फील्ड है एक चार्ज शीट की वो क्या था तुम्हारे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस रहती है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है।
अच्छा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक के हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े उसको मैं थोड़ा सा तुम्हें समराइज कर दूं, ठीक है। वो उन वैल्यूज को एक्चुअल में याद रखना, अच्छे से रट्टा मार के रखना, ठीक है। तो गॉस लॉ से वैसे हम लोगों ने उन चीज़ों को निकाला है, ठीक है। सबसे ज़रूरी और अहम बात, वो जो इनफाइनाइट इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर जो है अपने पास, समझ लिए ना, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है अपने पास, लैम्डा ना, कूलम पर मीटर्स, ठीक है। इसकी जो फील्ड है ना, वो आती है अपने पास 2k लैम्डा बाय आर। के भाई क्या है, के अपने पास क्या होता है, के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के ना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इतना। और के की वैल्यू कितनी आती है तुम्हारे पास, 9 इंटू 10⁻9 आती है ऐसा यूनिट्स में। ये बातें याद रखना, समझेगा। तो इन्फिनिट चार्ज वायर अगर तुम्हारे पास है तो उसका जो फील्ड बनेगा वो इतना बनता है, वो वाली वैल्यू, फील्ड की वैल्यू याद रखोगे। अच्छा, इसके बाद इसके बाद अपने पास जो एक दूसरी चीज तुमको याद रखनी है, ये मैं समरी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो एक दूसरी चीज तुमको याद रखनी है वो ये शीट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या। पॉजिटिवली चार्ज अगर शीट अपने पास है, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी जो फील्ड बनती है क्लोज पॉइंट्स पर वो कैसी बनती है, फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। अच्छा, तो यही दो फॉर्मूले अपन ने मेरे ख्याल में अच्छे वाले पढ़े हैं, है ना। वो सिलेंडर और इसका तो इन्फिनिटली चार्ज वायर का एकदम एक समान रहता है। ये दो फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, ये और एक ये हमेशा जिंदगी भर तुमको याद रखना है, ध्यान में रखोगे। अच्छा ठीक है, अब कुछ कैसा न्यूमेरिकल्स हम लोग करके देखते हैं फटाफट, ठीक है। देखो यहाँ पर एक स्फीयर है, रेडियस उसका दिया हुआ है, इट कैरीज अ चार्ज ऑफ इतना माइक्रोकूलम, का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। रेडियस इतना दिया हुआ है, ऐसा ऐसा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसमें वैल्यूज एक्चुअल में तो मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, मैं बस बता दूंगा कि उस न्यूमेरिकल को करना कैसे। बहुत ही झंडू किस्म का न्यूमेरिकल है। एक स्फीयर है, लो बताओ, स्फीयर है, इसका रेडियस अपने को दे रखा है कैपिटल आर, ऐसा। अब डिस्टेंस कैसी दे रखी है अपने को, मान लेते हैं सेंटर से दे रखा है स्मॉल आर पर, अपने को फील्ड निकालनी है ना। अच्छा, इसमें फील्ड एक्चुअल में एक शेल की और एक सॉलिड स्फीयर की, एक शेल की और एक सॉलिड स्फीयर की, शेल की और सॉलिड स्फीयर की अपने पास कितनी रहती है, शेल की और एक सॉलिड स्फीयर की कितनी रहती है अपने पास फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस चीज को भी ध्यान में रखना, फॉर शेल और फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस चीज को भी तुम ध्यान में रखोगे, ठीक है। एक बार इस चीज को भी ध्यान में रखना ना, पॉजिटिवली चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, है ना। मतलब फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी तुम्हारे पास, जैसे अगर पॉजिटिवली चार्ज है, शेल हो चाहे स्फीयर हो, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए बता रहा हूँ, इनसाइड पॉइंट्स के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए कोई तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है क्या। वैसे तो उसका फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना बड़ा ही मजेदार रहता है ना। फील्ड का एक्सप्रेशन मैं तुम्हें निकाल कर भी बता दूंगा, बट वो तुम्हारे क्योंकि बुक के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसमें टचअप नहीं कर रहा हूँ। उसको गॉस लॉ के जरिए उसको भी निकाला जा सकता है वैसे, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। उसको मैं भी ठीक है चलो निकाल के बता दूंगा, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हो जाएंगे तब उसमें उस चीज़ को भी मैं निकाल के बता दूंगा। अच्छा एक्सप्रेशन आता है वैसे, एनीवेज। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ये कैसा रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है क्या। ध्यान में रखना, अगर पॉजिटिवली चार्ज शेल है, सॉलिड स्फीयर है, तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इतनी फील्ड आती है हम लोगों के पास। ये बातें अपने को तीन फॉर्मूले याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले, ठीक है क्या, है ना। बस इससे ऊपर और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आर ये वाली दूरी है, आर ये वाली दूरी है, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू रेडियली आउटवर्ड रहेगी, और कितनी रहेगी, वो इतनी रहेगी, समझ गए ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, न्यूमेरिकल में अपने को पूछा गया है कि फील्ड की वैल्यू आप यहाँ पर बताएं, तो उसमें वो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी। आउटसाइड पॉइंट्स के लिए फील्ड की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। अच्छा, तो के की वैल्यू अपन कितनी पटक लेंगे भाई, 9 इंटू 10⁻⁹। तो फील्ड की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। क्यू क्यू कितना लोगे तुम, 10⁻⁻6 कूलम में लेना पड़ेगा अपने को, ऐसा यूनिट्स में लेना पड़ेगा,
ठीक है क्या? अच्छा, और आर स्क्वेयर, आर कितना है अपने पास, एसआई में रखना पड़ेगा अपने को, ये बात ध्यान में रखना, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 × 10⁻⁻2 ये हो गया मीटर्स में, और इसका होल स्क्वायर ऐसा, K³/R²। ये फंडा, इससे जब तुम निकालोगे तो जो आंसर आएगा सो आएगा, ठीक है क्या? इवेलुएट करने पर वैसे ये चीज़ आती है तुम लोगों के पास 10⁵ न्यूटन पर कुलम, ठीक है। जो फील्ड की जो यूनिट्स बनेगी तुम्हारे पास कितनी बन रही है, न्यूटन पर कुलम बन रही है। न्यूटन पर कुलम बोलो, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, अपॉन कुलम, ऐसा ये भी हो जाएगा, इसी की यूनिट सही है, ठीक है, यही सेम यूनिट से है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज जो हम लोगों से पूछी गई है वो ये, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर अपने पास आंसर आएगा, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर आंसर अपने पास आएगा K³/R, ठीक है ऐसा, ठीक है बात। तो उस चीज़ को इवेलुएट बड़ी आसानी से किया जा सकता है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, 9 × 10⁹ के क्यू, कैपिटल क्यू कितना हो गया अपने पास, कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, अरे यार कितना है, क्यू 10⁻1 माइक्रोकूलम था ना, ये हो गया K³/R। रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है, रेडियस अपने पास है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा एक मिनट, जो दूरी अपने पास थी वो 30 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर वो 30 आएगा, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। अब आंसर मेरे पास है एक्चुअल में, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दिया, वरना आंसर अगर गलत आता तो मैं देख लेता अपनी सिली मिस्टेक कहाँ हुई है, ठीक है क्या, खैर। तो अभी K³ है ना R², ठीक है, R² में कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻², का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कुलम, ठीक है। फोर्स पर यूनिट चार्ज वाली तुम्हारे पास यूनिट्स है इसकी, ठीक है, ये आंसर बैठेगा तुम्हारा, इसमें कोई डाउट या दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से जो आंसर आएगा तुम्हारा, यहाँ देख ही सकते हो, 9 × 10⁵ न्यूटन पर कुलम, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब इनसाइड पॉइंट्स पर तो सबसे आसान सवाल है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब यू आर इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, यू आर इनसाइड द स्फीयर। तो उस केस में तुम्हारे पास जो आंसर बैठेगा, ठीक है, वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 0। फील्ड उसमें जो आएगी, ये तो कैसा हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, तो फील्ड जो आएगी तुम्हारे पास, है ना, वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर, इनसाइड पॉइंट्स पर तो किसी भी इनसाइड पॉइंट पर एक्चुअल में कंडक्टिंग अगर स्फीयर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये बात ध्यान में रखना, फॉर एनी कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर एनी कंडक्टिंग स्फीयर ई इनसाइड, है ना, इज ऑलवेज 0, क्योंकि चार्जेस कैसा होता है, हमेशा बाहर की तरफ चले जाते हैं, उसी को तो तुम कंडक्टिंग बोलते हो ना, कंडक्टिंग का मतलब क्या है, चार्जेस कैन मूव, ठीक है, चार्जेस कैन मूव। जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहता है ना, उसमें ऐसा नहीं रहता, उसमें ई इनसाइड का एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है क्या, जैसे अगर तुम्हारे पास फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है क्या, जो आउटसाइड पॉइंट है उसके लिए तो वही आएगा, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्जेस रहेंगे ना, वो इनसाइड वो ऐसा रहते हैं, ऐसा ऐसा पुडिंग के समान, ऐसा समझ लो इसको, ऐसा, ठीक है क्या। तो इसमें आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर तुम्हें गॉसियन सरफेस अगर बनाते हो, या कंसिडर ऐसा करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई तो यही हो गया, और डीएस भी ऐसे ही हो गया, तो उसके लिए जब गॉस लॉ लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ई 4πr² इक्वल्स टू नेट चार्ज इनसाइड, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा वो। तो उस चीज़ से फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है, देखो, K³/एप्सिलॉन नॉट ही आ रही है, ठीक है, R², K³/R² ही आ रही है, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी आउटसाइड पॉइंट्स के लिए तो वही चीज़ है, लेकिन ऑन द सरफेस भी वही है तुम्हारा, ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, K³/R²। बट इनसाइड पॉइंट्स के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो, अब मैं उसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है वैसे तो, ठीक है, तुम्हारे बुक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो तुम, जैसे अगर अंदर एक तुम अगर गॉसियन सरफेस अगर कंसिडर करते हो,
ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, ऐसा। तो इसकी अगर तुम चार्ज डेंसिटी अगर कंसिडर करो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है क्या, वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज कैसा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है क्या, अगर तुम कंसिडर करो रो, ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या रहेगी, कूलम पर मीटर क्यूब, ऐसा ऐसा यूनिट इसकी ये रहेगी। ठीक है, तो गॉस लॉ फिर कैसे लगाएंगे, सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पर हम लोग अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि ई का जो डायरेक्शन रहेगा वो डीएस के डायरेक्शन के अलोंग ही रहेगा, तो उसमें ई डॉट डी एस, समझ गए, तो वो कैसा हो जाएगा, ई को तुम फिर बाहर निकाल लो, सिमेट्री से हम लोग अगेन कह सकते हैं कि हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ई ही रहेगी, ई डी एस, ठीक है क्या, ये चीज़ की वैल्यू इनसाइड चार्ज अभी अपने पास कितना रहेगा देखो, है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो चीज़ कितनी आ जाएगी अपने पास, ये दी हुई है इनटू वॉल्यूम, ये इतना हो जाएगा, इनसाइड चार्ज अभी अपने पास इतना है, ठीक है क्या, भाई गॉसियन सरफेस के अंदर अभी इतना ही तो चार्ज है ना, अभी गॉसियन सरफेस ये वाली है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है अपने पास, ठीक है, इतना ही है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से तुम गॉस लॉ लगाओगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रल है ये ऑन द गॉसियन सरफेस एक्चुअल में कैलकुलेट होगा, तो वो उस चीज़ की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, ई टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ रहा है देखो, रो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है क्या, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है इतना, तो 4 पाई और 4 पाई ये तो हटा लो, ठीक है, आर स्क्वायर और इधर से एक बचा आर, वो भी हटा लो, तो ई की वैल्यू देन कम्स आउट टू बी आर लेस देन आर पर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन नहीं करेंगे, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाली चीज़ को अपने को करने की नीड नहीं है, बट फिर भी मैं एज अ गॉस लॉ की इसको सवाल की तरह लेकर देख सकता हूँ, कोई ऐसा कठिन बात तो है नहीं, ये इवेलुएट कर लेना, ठीक है क्या, कोई ऐसा कठिन बात नहीं है। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर एक्चुअल में फील्ड होती है, और जिसका लीनियर वेरिएशन होता है, एक्चुअल में कैसा होता है, इसकी फील्ड का जो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, समझे क्या, ये कैसा हो गया, ये आर इक्वल्स टू आर पर फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द मैक्सिमम फील्ड, ठीक है, और उसके बाद तो फिर वही पॉइंट चार्ज की तरह ही उसकी फील्ड रहती है, ठीक है, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, है ना, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट्स पर जो फील्ड की वैल्यू रहती है एक नॉन कंडक्टिव स्फीयर में, वो इसके बराबर आती है, ठीक है क्या, है ना, इसके बराबर आती है वो, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके मैंने अंदर फील्ड निकाल ली है बहुत ही आसान तरीके से, कोई ऐसे कठिन बात नहीं है, इसे देखकर ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उन लोगों ने नहीं डाला है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो शेल हो गया, शेल के अंदर तो फील्ड जीरो, है ना, शेल बोलो हॉलो स्फीयर बोलो एक ही बात है। स्फीयर हो गया कंडक्टिंग, अगर स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो रहेगी, ये बात ध्यान में रखना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर है तो उसके अंदर जो फील्ड रहेगी वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन रहेगी, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट रहेगी, इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। खैर अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखो सवाल है, सवाल में क्या रखा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इतना इतना डायमीटर, ठीक है, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इतना, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये देखो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करना, कंडक्टिंग स्फीयर, इसका मतलब इनसाइड चार्जेस इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब इनसाइड फील्ड, ठीक है, इनसाइड फील्ड इक्वल्स टू जीरो, ये बात ध्यान में रखना। तो डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस भी अपने को पता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम लोगों को पता है, ठीक है क्या, ये डायमीटर दिया है ना, इसका मतलब कैपिटल आर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और सिग्मा दिया हुआ है हम लोग को इस स्फीयर के लिए, है ना। अच्छा, और क्या क्या दिया है भाई, ये दोनों चीजें गिवन है, फाइंड द, बस इतना ही दिया हुआ है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, यार तो सिग्मा पता है, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज ऑन द स्फीयर डिवाइडेड बाय एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ये चार्ज जो है पूरा ये 4 पाई r स्क्वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसी का रेशियो तो अपने को दिया हुआ है, इसकी ऐसा यूनिट्स क्या बनेगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, समझे क्या। तो इससे चार्ज अपने पास कितना आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज जैसी तुम एंट्री मारोगे, ठीक है, वैल्यूज जैसी तुम एंटर करोगे, सिग्मा अपने पास कितना है 80 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, ऐसा। पाई कितना हो गया तुम्हारे पास 3.14, और रेडियस अपने को कितना दिया है 2.4 मीटर डायमीटर, यानी 1.2, ठीक है क्या, ये हो गया का होल स्क्वायर, रेडियस का होल स्क्वायर, इससे जो आंसर आएगा
वो तुम्हारा नेट चार्ज रहेगा। ठीक है क्या? उस चीज को मैं चेक कर लूँ एक बार जरा। ठीक है, हाँ, यही तुम्हारा आंसर होगा। इस चीज की वैल्यू आती है अपने पास 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये अपने पास आंसर है, पहले पार्ट का ये आंसर है अपने पास। ठीक है, अच्छा अभी देखो सेकंड पार्ट का आंसर कैसे करोगे, सेकंड पार्ट की इवैल्यूएशन कैसे करोगे। टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, अच्छी बात है भाई। तो अपने को पता है कि भाई जो फील्ड लाइंस एक्चुअल में निकल रही है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फील्ड लाइंस ही तो होती है। तो यहाँ से जितनी भी नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक्चुअल में निकल रही है, अपन से पूछा जा रहा है कि वो कितनी निकल रही हैं, आप ये बताएं। ठीक है, जो नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, आप कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है ये आप बताओ। तो फ्लक्स एक्चुअल में कितना निकलता है, फ्लक्स निकलता है, ये अगर मैं एक सरफेस अगर कंसीडर करूँ ऐसी, ठीक है, तो फ्लक्स इसके थ्रू कितना निकल रहा है, जितना इसके अंदर चार्ज होगा क्यू अपॉन, ठीक है क्या, एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम में रखा ना स्फीयर, कुछ नहीं बताया मतलब वैक्यूम में रखा है। ठीक है, इतना उसके थ्रू फ्लक्स निकल रहा है। अब क्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, सिग्मा, ठीक है क्या, 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी वैल्यू हम लोगों के पास आ रही है 1.68 इंटू 10⁸8। ठीक है क्या, ऐसा। और ऐसा ही यूनिट्स में जो फ्लक्स की यूनिट्स बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, इतनी बनती है। तो ये हम लोगों का आंसर है। इस सवाल में मुझे क्या कहना है यार, तो बहुत ही चिंदी चिंदी टाइप के सवाल हैं। ठीक है क्या, देखते चलो। स्कूली स्तर पर तुम्हें कभी भी दिमाग के लेवल पर कभी ज़्यादा पुश नहीं किया जाता, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, लेकिन लोगों को फॉर्मूला भी याद नहीं रह पाते। ठीक है, तो जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। तो अच्छे लोगों के लिए थोड़ा सा ये चीज़ बोरिंग हो सकती है, लेकिन क्या करें, स्कूली सिलेबस तो यही है। ठीक है क्या, अच्छा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतना। चलो भाई, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसके बारे में अपने को क्या पता है। जैसे कभी तुम फिजिक्स के पेपर में अगर बैठोगे तो उसका जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, उसको अटेम्प्ट करने के पहले तुम्हें बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूमेरिकल्स होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मतलब कुछ बेसिक फॉर्मूलों का तुम्हें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज जैसे ही एक्चुअल में तुम सुनो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2k λ/r। ये चीज अगर तुम्हें नहीं ना पता है तो उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना तो फिर भूल जाओ। इतना फॉर्मूला वगैरह तो एक्चुअल में तुम्हें पता होना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, फील्ड की वैल्यू हमें पता है एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना, समझेगा। तो हमसे कहा जा रहा है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है आर दूरी पर। ठीक है क्या, आर दूरी पर एक्चुअल में जो फील्ड की वैल्यू है वो हमसे कही जा रही है। ठीक है, वो हम लोगों को दी हुई है, आर की वैल्यू भी दी हुई है। तो हमसे क्या पूछा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा है, मतलब ये तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, लैम्डा हमसे पूछा गया है। अब मैं क्या बोलूँ यार, लैम्डा कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू हमें दे रखी है, ई की वैल्यू आर इक्वल्स टू कितना, कहाँ पर, आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर अपने को दे रखी है 2k λ/r। तो इससे एक इंसान लैम्डा नहीं निकाल लेगा, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, आर इंटू ई डिवाइडेड बाई 2k। समझे, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करोगे एसआई में, 2 इंटू 10⁻²। ई की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करोगे, 9 इंटू, कहाँ गया वो, 9 इंटू 10⁻4 इतना, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स के इन एसआई यूनिट्स इज 9 इंटू 10⁻9। इससे जो आंसर आएगा तुम लोगों के पास वो आ जाएगा लैम्डा, यूनिट्स क्या आएगी उसकी, कूलम पर मीटर, और इससे जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। ये हम लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है क्या, इस सवाल के बारे में मेरे को कोई बात नहीं करनी और ज़्यादा। ठीक है क्या, हाँ एक बात बस मैं ये बोलूँगा, तुम बहुत बड़े पापी हो अगर मान लेते हैं ये फॉर्मूला भी अगर तुम याद नहीं रख पाते हो तो। ठीक है, फिर तो तुम अल्टीमेट लेवल के पापी हो भाई, मतलब बहुत ही बड़े वाले पापी हो फिर तुम। ठीक है, 3 फॉर्मूला देखो मैंने तुम्हें वहाँ समरी में भी लिखवा दिए हैं, बस क्या है उसमें, लाइन चार्ज, स्फीयर, शेल, है ना, और क्या है तुम्हारे पास तीसरी चीज, एक इनफाइनाइट शीट, बस, जिसका तुम्हारे पास सिग्मा तुमको दिया हुआ रहेगा, समझेगा, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ अगला सवाल देखते हैं क्विकली। ठीक है,
सवाल कुछ है अपने पास इस प्रकार, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर्स। अच्छी बात है भाई। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना इतना, अच्छी बात है, ठीक है। लेंथ अपने को दी हुई है, ठीक है। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं। द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, ओ माय गॉड, ठीक है क्या। लैम्डा पूछा जा रहा है, ये एल अपने को एल का ज्ञान है, चार्ज का ज्ञान है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये एल लेंथ है मान लेते हैं, क्यू चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा, तो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लैम्डा कितनी हो जाएगी, क्यू बाय एल, ठीक है। बात ये चीज कैलकुलेट होकर हम लोगों के पास आएगी कितना भाई, Q हो गया अपने पास कितना दे रखा अपने को 3 माइक्रो कूलम ऐसा, 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, लेंथ अपने को दे रखा है ऐसा यूनिट में है कि नहीं है, 2 मीटर है, बढ़िया, चलिए ऐसा, ठीक है। जो इसकी यूनिट्स होगी कूलम पर मीटर की होगी, ये चीज हम लोगों के पास आएगी फुल एंड फाइनल 1.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, कूलम पर मीटर ऐसा, ठीक है। बात इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 1.5 माइक्रो कूलम पर मीटर, ऐसा भी लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ऐसा। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल उन लोगों ने कहा है, द चार्ज सॉरी द इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, ठीक है क्या, ड्यू द वायर एट अ डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। पहली बात तो अपने पास ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, बिकॉज इन्फाइनेटली चार्ज वायर के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला है ना, वो है 2k लैम्डा बाय आर, पर अपने को उसी का इस्तेमाल करके एक्चुअल में इसका भी आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, अगर वो डिस्टेंस जो है अगर वो बहुत ही अगर नज़दीक अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल है अब क्या करें, अब बनाना तो है, ठीक है। तो 2k लैम्डा बाय आर का अगर मैं इस्तेमाल अगर करता हूँ, ठीक है, इसीलिए उसने मुझसे पहले कैसा लैम्डा कैलकुलेट करवा लिया, ई एट आर इक्वल्स टू कितनी दूरी पर अपने से कैलकुलेट करवा रहा है वो 1.5 मीटर्स अवे ऐसा, 1.5 मीटर पर ऐसा, तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं 2k, ठीक है क्या, ये हो जाएगा 2k लैम्डा, लैम्डा हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है 1.5 इंटू 10⁻⁶, 2k लैम्डा बाय आर, तो आर की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 1.5 ऐसा, 1.5 मीटर पर एक्चुअल में हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अच्छा, तो उससे जो वैल्यू एक्चुअल में निकल कर आती है तुम्हारे पास वो आ जाती है, इसको तुम लॉग टेबल की मदद से भी एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है ना। वो एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारे लिए, है ना, इवेल्युएट यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है क्या। खैर, तो यहाँ देखो इसकी जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो आ रही है 1.799 इंटू 10⁻⁴, ठीक है क्या, न्यूटन पर कूलम, ये हम लोगों के पास आंसर आ रहा है, ठीक है ऐसा, और यही है ना, ये आंसर है हम लोगों के पास, ठीक है क्या ऐसा, ठीक है। कोई ऐसी भारी भारी कैलकुलेशंस वगैरह अगर रहे तो तुम उसमें लॉक टेबल लगा सकते हो, बढ़िया बिंदास, ठीक है। ये तो खैर उतना कुछ भारी भरकम है भी नहीं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा इसका आंसर, अगर तुम देखो 1.5 ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है क्या। तो ऐसे ही आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है क्या, 1.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक है क्या, 18 इंटू 10⁻3, तो 1.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक आ रहा है ये, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसमें लॉक टेबल वगैरह की कहाँ से कोई नीड पड़ गई है, तो हटा लो यार, ठीक है, ये तो ऐसे ही इवेलुएट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब किताब में एक्चुअल में तुम्हारे वो k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेता है वो, और एप्सिलॉन नॉट को फिर डालता है 8.85 इंटू, और बड़ा भौकाल मचाता है, तो इससे अच्छा तुम डायरेक्टली k की वैल्यू क्या इस्तेमाल किया करो, 9 इंटू 10⁻9 इस्तेमाल अगर कर लोगे तो सुखी रहोगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज इतना, ठीक है, ठीक है भाई। अब बड़ी देर के बाद वो शीट वाला सवाल आया, शीट वाले में लार्ज फ्लैट शीट, फ्लैट शीट में जो फील्ड अपने पास आती है वो फॉर्मूला उसका तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये बात अपने को अच्छे से और पता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये चीज़ अपने को और अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, उसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, वो अपने को दे रखी है
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। अच्छा ठीक है भाई, तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, समझ गया, ये हो जाएगी हम लोगों की फील्ड की वैल्यू। क्लियर है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाओ ऐश करो। ठीक है, तो सिग्मा हम लोगों के पास ऑलरेडी दे रखा है 3 × 10⁻⁶ अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब अगर किसी को अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेकिन अगर नहीं पता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर नहीं पता है, उसमें उसको तकलीफ हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं, के की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, 9 × 10⁻⁹ होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, ऐसा, ठीक है बात क्लियर है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू अगर तुम निकालो तो ये चीज़ हम लोगों के पास आती है 1.695 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज के इसके डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, इसके डायमेंशंस होते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज वाले। ठीक है के बाद ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अपना गॉस लॉ फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का, उसको हम लोग काम शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो। ठीक है, ओके।